प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी। उससे पहले अपने 16 जनपदों के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक जनपद था मगध। 326 ईस्वी में मगध का शासक था हननंद, जो नंद वंश से था। उस समय सिकंदर से आक्रांता से उसमें प्रजा दुखी थी और राजा के कार्य से जनता असंतुष्ट थी। इस परिस्थिति में एक योग्य शासक की जरूरत थी। उसमें सूत्रपात होता है। कौटिल्य अपने शिष्य का निर्माण करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का और मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं और संपूर्ण भारत को उन आक्रांताओं से बचाते हैं। तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान चलाए। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी पूर्व उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस से संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी, पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र चाणक्य को दे दी। चाणक्य और चंद्रगुप्त के मंत्री थे चाणक्य। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी। कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। सेल्यूकस के दरबार में उनका राजदूत मैगस्थनीज को भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य में भेजा। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुर्नानूरू से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने अपनी वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। उसने 298 ईस्वी में श्रवण बेल बोला तो मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। कुछ प्रश्न बनते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कब और किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी। प्रश्न क्रमांक 2, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था?
प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस प्रकार से अपन को ये छोटे छोटे प्रश्न भी बनाने हैं। बिंदुसार मौर्य वंश के द्वितीय शासक बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में शासक बने। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं उनके उत्तराधिकारी थे। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोटेटस कहते थे। भारतीय वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। कहते हैं कि मगध साम्राज्य को बिंदुसार ने पढ़ाया। सुदूरवर्ती दक्षिण भारत को जीतकर उसने साम्राज्य में मिला दिया। इस प्रकार से अशोक के बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसको राजदूत नियुक्त किया था? उत्तर डायमेकस नामक राजदूत को। अशोक महान। अशोक जैन श्रुति के अनुसार बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत में अभिलेख हैं। मास्की व गुजरा में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक को उपाधि दी गई देवानंदीय तथा देवान पीरसी। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ। अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा। रानी का नाम कारुबाकी था। राज्याभिषेक के साथ अशोक ने कश्मीर तथा केतान के अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य मिला लिया। भारत और अफगानिस्तान काफी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। मगध के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोलासी बनाई गई। श्रमण, निग्रो तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी के रचित कलम के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र त्रिष्ट के प्रभाव में आकर बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास को 4 गुफाओं का निर्माण किया। गुफाओं के नाम इस प्रकार है: सुदामा,
चापाल, विश्व झोपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिल वस्तु की धम्म यात्रा की। रूमेन अभिलेख से विदित होता है कि अशोक के समय भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। अशोक के अभिलेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। धम्म, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें अभिलेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्मों से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता अन्य बड़ों की आज्ञा का मानना, गुरु के प्रति आदर का भाव, मित्रों के प्रति, परिचितों के प्रति, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। हप्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न कहते हैं, त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। सांची रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महापात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम अभिलेख में ये विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। इस प्रकार से अशोक महान का ये धम्म था। धम्म यात्रा। अशोक की धम्म यात्रा में पहले राजा बिहार यात्राएं करते थे। राजा स्वयं पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने धम्म यात्रा शुरू की। बौद्ध स्थानों की यात्रा करने पर ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को श्रम दान दिया जाता था। इस प्रकार से अशोक ने ये धम्म यात्रा प्रारंभ की और इनका जो उद्देश्य था वो बिहार के द्वारा राजा महाराज द्वारा शिकार करना ये प्रतिबंध करना था।